चाहता हूं साथियों कि बीपी मंडल जी के विचारों के और बीपी मंडल जी के जो असली बारिश हैं वो आप लोग हैं, जो उनके विचारों को लेकर के इस भरी दोपहरी में, करकराती धूप में, चिलचिलाती धूप में आपने 10 से 12 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जो आज देश में मनुवादी ताकतें हैं, जो ऐसे लोग इस देश के शासन में बैठे हुए हैं, जो इस देश के बहुसंख्यक आबादी के अधिकार को लीन लेना चाहते हैं, उनको आपने आज जवाब देने का काम किया है। इसके लिए आप सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आप आज बहुत कठिन परिस्थिति है। हमारे एक साथी ने कहा था कि बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद ने कहा कि यह लड़ाई वर्षों से जारी रहेगी और वर्षों तक चलेगी। यह वह लड़ाई है जिसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरे पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरे पीढ़ी के लोग राज करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं साथियों, क्या हम लोग आज उस स्थिति में हैं कि हम लोग राज कर रहे हैं या राज करने वाले हैं या राज कर पाएंगे? नहीं साथियों, हमारी चुप्पी, हमारे लोगों की चुप्पी, युवाओं की चुप्पी और इस जमात की चुप्पी ने आज वो स्थिति इस देश में कायम कर दी है कि जो जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि हमारे पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, तो आज उनकी तीसरी पीढ़ी के लोग भी मारे जा रहे हैं। और इसके उदाहरण पूरे देश में आपको मिलेंगे कि पिछड़ों के, दलितों के जो आवाज उठाते हैं, जो उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी हत्याएं होती है, सरकार द्वारा प्रायोजित हमले होते हैं, उन्हें जेलों में रख करके सराया जाता है। यह उदाहरण कहीं बताने की बात नहीं है, यह रोज आप पढ़ते हैं, हम सब दर्शक बनकर के देख रहे हैं। अगर यही स्थिति रही दोस्तों, तो हमारे पुरखों ने जो संघर्ष किया था, जो त्याग दिया था, जो कुर्बानियां सही थी, जो जिल्लत सही थी, जो जलालत सही थी, वो बर्बाद हो जाएगा। और हमारे आने वाली नस्ल हमसे सवाल करेगी कि हमारे पुरखों ने जो अधिकार संघर्ष के बदौलत हासिल किया था, वो जब बर्बाद हो रहा था, मनुवादियों के द्वारा कुचला जा रहा था, तानाशाहों के द्वारा जब खत्म किया जा रहा था और सामंतवादियों के द्वारा जब नष्ट किया जा रहा था, तो आप कहां थे? आपको इसका आने वाले नस्लों को जवाब देना पड़ेगा। आप आज समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मंडल आयोग लागू हुए 30 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और मंडल आयोग ने 40 अनुशंसाएं की थी, उसमें से केवल 2 अनुशंसा को लागू किया गया। 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, और उसके अलावा जो है उनको अभी तक लागू नहीं किया गया। और दोस्तों, मैं पूछता हूं, क्या आरक्षण प्रतिनिधित्व का ही सवाल नहीं है? यह आरक्षण आपके सम्मान का सवाल है, आपके आत्मसम्मान का सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस देश में आप, जिस देश के नागरिक हैं, जिस देश के संसाधन में, जिस देश के बजट में आपकी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, जिस देश को चलाने में और जिस देश के शासन को बनाने में आपका वोट जाता है, जब उसमें आपकी हिस्सेदारी नहीं होती है, आपकी हिस्सेदारी नहीं होती है, आपका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके साथ किस तरह अपमानजनक व्यवहार किया जाता है? दुनिया के ऐसे सैकड़ों देश हैं जहां पे नस्ल को लेकर के, जाति को लेकर के, रंग को लेकर के भेदभाव हुआ, अन्याय हुआ, लेकिन उन सभी देशों में लोगों ने संघर्ष करके अपना अधिकार हासिल कर लिया। और आज भारत में मैं देखता हूं कि हमारे इतने पुरखों ने इतनी कुर्बानियां दी है, इतना संघर्ष किया है, उसके बावजूद आज हमारी हालात दिनों दिन सुधरने के बजाय दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं, सब कुछ नष्ट होते जा रहा है। 27% आरक्षण लागू किया गया था और 27% आरक्षण को किस तरह से लागू किया जाता है यह कहीं से छिपा नहीं है। आज 27% आरक्षण इसलिए दे दिया गया है, 27% आरक्षण केवल आप लोगों को 27% में महदूद करके रख दिया गया है और बाकी जो सीटें हैं वो आज सवर्णों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। और आप याद रखिए कि यह देश और आज यह देश को बचाने की लड़ाई है। और जो लोग आज इस देश में लोकतंत्र में
बहुजन संख्या की हिस्सेदारी की आवाज नहीं बनना चाहते हैं या आवाज नहीं उठने देना चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं कि इस देश की जो बहुसंख्यक ओबीसी, एससी, एसटी आबादी है उनको लोकतंत्र में भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं मिले, वो लोग असली देशद्रोही हैं साथियों। क्योंकि जब देश के शासन में, देश के प्रशासन में और देश के चलाने वाले लोगों में देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसका प्रतिभा जाएगा, उनके प्रतिभा का इस्तेमाल होगा, उनके कौशल का इस्तेमाल होगा, तो यह भारत और मजबूत होगा और शक्तिशाली होगा। और इस देश को जानबूझ करके कमजोर और लाचार बना दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि जब इस देश को चलाने वाले लोग केवल 10% रहे हैं तो आज देश की यह हालत है। और जिस दिन इस देश को चलाने जिस दिन इस देश की 90% आबादी चलाएगी, उस दिन आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह देश कहां होगा, यह देश कितना मजबूत होगा, यह देश कितना शक्तिशाली होगा। मैं आप लोगों से बहुत अधिक बातें नहीं कहना चाहता हूं। आप सभी छात्र हैं, युवा हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में रह करके पढ़ रहे हैं, आप स्थितियों को समझ रहे हैं। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि केवल सड़कों पर आज हम लोगों को रहने की जरूरत नहीं है। केवल कैंपसों में कार्यक्रम को आयोजन करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा असली ताकत, हमारा असली शक्ति हमारे गांव में बसा हुआ है। हम लोगों को यहां से निकल करके, हम लोगों को अध्ययन करके हम लोगों को अपने गांव में जाना पड़ेगा। वो जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो जो हमारी सबसे बड़ी आबादी है जो गांव में बैठी है, उन्हें जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें इकट्ठा करना पड़ेगा। और जब वो जाग जाएंगे, वो चीजों को समझेंगे और वो जान जाएंगे कि हमारे असली दुश्मन कौन है। उनकी जो आज हालात है, वो जिस तरह से जिल्लत और जलालत की जिंदगी जीने को मजबूर है, वो जिस तरह से बेरोजगारी और गरीबी से दर दर भटक रहा है, वो जिस प्रकार से स्वास्थ्य की और शिक्षा की कुव्यवस्था के कारण आज बदतर जिंदगी जी रहा है, उन्हें जब मालूम होगा कि हमारी इस स्थिति के असली जिम्मेवार कौन है, तो आप विश्वास कीजिए कि उस दिन सत्ता बदलने में देरी नहीं लगेगी। और इस देश में केवल सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा, इस देश की व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा। इस देश में जो बैठे हुए लोग हैं और जिनको हम लोग चुनते हैं, जिनको हम लोग मानते हैं, आपको उन लोगों को भी चिन्हित करना पड़ेगा कि आखिर कौन हमारे हैं और कौन दुश्मन के दलाल बैठे हुए हैं, कौन अपनी दलाली खा रहे हैं और कौन इस समाज की दलाली कर रहे हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी साथियों को पुनः क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।